जय हिंद दोस्तों। ओआरओपी पर पूर्व सैनिकों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है और ओआरओपी से जवान जेसीओ को कितना फायदा हुआ है, अधिकारियों को कितना फायदा हुआ है, किसको फायदा नहीं हुआ है, किसको धोखा मिला है और किसे फायदा होने की ज़्यादा उम्मीद है। कमांडर जीजे सिंह ने एक लेख लिखा है, उसके बारे में आपको बताएंगे। उन्होंने कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं, उसके बारे में बताएंगे कि ओआरओपी में जो विसंगति हुई है उस पर उन्होंने एक लेख लिखा है। तो पूरी जानकारी आपको मैं देता हूं। उन्होंने जो कहा है अपने लेख में, आपको मैं बता दूं कि भारतीय सशस्त्र बलों का कल्याण हमारे हमारे टेलीविज़न चैनलों पर कई चर्चाओं का विषय और कई बहसों का मुद्दा बना रहता है। हमें अक्सर अपने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में ओआरओपी पर लेख और निबंध दिख जाते हैं। सोशल मीडिया पर विभिन्न पूर्व सैनिक ग्रुप में अपमानजनक टिप्पणियों से लदे लेखों पर को भर दिया जाता है। यानी कि इनका कहना है जो सोशल मीडिया में यूट्यूब पर पूर्व सैनिकों पर कई तरह की अपमानजनक टिप्पणी कर दी जाती हैं, जो चीखते हैं कि तत्कालीन सरकार ने वन रैंक वन पेंशन पर अपने वादे को पूरा नहीं किया। अब यूट्यूब चैनल ये कहते हैं कि सरकार ने वन रैंक वन पेंशन का जो वादा है वो पूरा नहीं किया। ये इनका कहना है, ऐसे चीखते हैं। लेकिन बता दें, जो पूर्व सैनिक यूट्यूब चैनल में ऐसा कहते हैं, उनका बिल्कुल कहना जायज़ है, क्योंकि जवानों को प्रीमेचर रिटायर वालों को बाहर कर दिया ओआरओपी से। कई रैंक ऐसी हैं जो प्रीमेचर भी नहीं रिटायर हुई है और उनको ओआरओपी का फ़ायदा नहीं मिला है। हमें यह समझने के लिए अपने दृष्टिकोण को संतुलित करने की आवश्यकता है कि क्या 2014 से पहले 10 वर्षों ने हमारे पूर्व सैनिक और उनके परिवार के जीवन पर प्रभाव डाला है या नहीं, तथा उनके जीवन स्तर और जीवन शैली में सुधार हुआ है या नहीं। इसने निसंदेह पूर्व सैनिक के जीवन को आरामदायक बनाया है। इनका कहना है कि ओआरओपी से पूर्व सैनिकों के जीवन को आरामदायक बनाया है, क्योंकि उनको फाइनेंशियल फायदा हुआ है। हालांकि सैनिकों के लिए अभी भी सुधार की बड़ी गुंजाइश है, जो है अफसर रैंक से नीचे के कार्मिक, यानी कि जो पीबीओआर के कार्मिक हैं, इनमें बड़े सुधार की गुंजाइश है। इन्होंने ये माना है कि बड़ा सुधार किया जा सकता है। आइए हम 2014 से पहले के समय और 2024 के हमारी ओआरओपी स्थिति के बीच संतुलन दृष्टिकोण देखें। क्या उसमें बदलाव हुए हैं, आपको इसमें बताया गया है। आइए हम वर्ष 1947 में हमारे स्वतंत्र राष्ट्र के जन्म के समय में ओआरओपी की उत्पत्ति को देखें। आज़ादी के बाद लगभग 27 वर्षों तक हमारे सशस्त्र बलों के लिए पेंशन तय करने का मॉडल वन रैंक वन पेंशन रहा है। 1971 के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1973 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार, कांग्रेस सरकार ने ओआरओपी मॉडल को समाप्त कर दिया था। यानी कि 1973 में ओआरओपी मॉडल को समाप्त कर दिया गया था। फिर तीसरे वेतन आयोग में हमारे सैनिकों और सेवानिवृत्त सैनिकों की पेंशन को कम कर दिया गया था। सिविल डिफेंस कर्मचारियों की पेंशन की वृद्धि कर दी गई थी। वर्ष 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने चौथे वेतन आयोग में रैंक वेतन योजना लागू की। इससे सेना में 7 अफसर रैंक और नौसेना वायु सेना में उनके समकक्ष रैंक का मूल वेतन समान स्तर पर आ गया। इसके परिणाम स्वरूप 1986 और बाद के वर्षों में सशस्त्र बलों के बीच पूर्व सैनिकों की पेंशन घट गई। इससे सशस्त्र बलों के अधिकारी और उनके समकक्ष अधिकारियों के वेतनमानों में विषमता पैदा हुई। पूर्व सरकारों द्वारा इस अन्याय को सौतेले व्यवहार के परिणाम स्वरूप पूर्व सैनिकों में असंतोष व क्रोध पैदा हुआ। उन्होंने आंदोलन करने और वन रैंक वन वेतन की अपनी मांगों को सड़कों पर ले जाने की धमकी दी। पूर्व सैनिकों की इस परेशानी और निराशा को दरकिनार करते हुए सरकार ने कोसियारी कमेटी समिति की नियुक्त की, यानी कोसियारी कमेटी नियुक्त की गई,
जिसमें भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता में 10 सदस्यों का सर्वदलीय पैनल शामिल था। सर्वदलीय पैनल बैठाया गया। कोश्यारी समिति ने 25 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने पूर्व सैनिकों की ओआरओपी की मांगों को पूरा किया और कहा कि सेवानिवृत्ति की तारीख के बावजूद समान रैंक पर समान रैंक पर समान अवधि की सेवा के लिए समान पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए। साथ ही भविष्य में पेंशन दर में होने वाली किसी भी बढ़ोतरी का लाभ स्वचालित रूप से पिछले पेंशन भोगियों को दिया जाने लगा। और इसमें कहा गया, हालांकि यूपीए सरकार ने ओआरओपी योजना को लागू नहीं किया, बल्कि पूर्व सैनिकों की आंखों में धूल झोंकना जारी रखा। जानबूझकर इसके कारण में देरी की गई। सरकार के इस व्यवहार से पूर्व सैनिकों ने अपना धैर्य और विश्वास खो दिया। उन्होंने देशव्यापी आंदोलन और जुलूस निकाले। कई पूर्व सैनिकों ने भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति को शौर्य और सेवा पदक लौटा दिए। कई पूर्व सैनिक संगठन नई दिल्ली में जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस बीच 2014 में लोकसभा चुनाव का समय था। विपक्षी दल अर्थात भाजपा ने पूर्व सैनिकों की मांगों का समर्थन किया। तब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की रेवाड़ी रैली में आयोजित एक पूर्व सैनिकों की रैली में यूपीए सरकार से ओआरओपी पर श्वेत पत्र की मांग की। उन्होंने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो ओआरओपी योजना लागू करेगी। अंततः 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ओआरओपी योजना को लागू करने के आदेश पारित किए गए। पिछले दशक 2014 से 2024 में ओआरओपी डाटा की तुलना में कोई भी आसानी से समझ सकता है कि मोदी सरकार द्वारा अपने 2 कार्यकाल में एक शानदार वित्तीय पैकेज दिया गया है। निम्नलिखित व्यय डाटा से पता चलता है कि 2014 में माफ कीजिएगा 2014 से पहले और बाद की तुलना करें तो पूर्व सैनिक और उनके परिवारों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। 2014 के जो पहले सरकार द्वारा दिया गया व्यय, नीचे दिया गया व्यय आपको दिखाया गया है। इसमें 1 जुलाई 2014 से प्रभावी ओआरओपी 1 के तहत पेंशन भोगियों की कुल संख्या 20,60,220 थी। 1 जुलाई 2019 से प्रभावी ओआरओपी के तहत कुल संख्या 25 लाख हो गई लगभग। इसके बाद और इसमें दिया है 1 जुलाई 2024 से प्रभावी ओआरओपी की कुल संख्या 21.56 है, ये लगभग बताया गया है। 30 जून 2024 तक 6,12,356 रुपये पेंशन भोगियों की कुल संख्या है और 30 जून 2024 तक विकलांगता पेंशन की कुल संख्या 2,25,561 रही। ओआरओपी 1 के तहत व्यय किया गया है 7,123 करोड़ का। ओआरओपी 2 के तहत व्यय किया गया है 8,450 करोड़ का और ओआरओपी 3 के तहत 6,703 करोड़ का व्यय हुआ है सरकार का। 2018 से 2024 में पेंशन बजट वास्तविक व्यय के निम्न प्रकार है। 2018 से 19 में इसमें दिया है वास्तविक व्यय 10,177 लगभग 1 करोड़ से भी ऊपर इसमें हो गया है अभी तक। और 2019 से के बाद भी आप देख सकते हैं। इसके बाद 2023-24 का जो व्यय है वो 1,42,093 रुपए तक व्यय हो चुका है। इतने करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं। तो ये व्यय की स्थिति है, ये बताया गया है। लेकिन बता दें कि इसमें ज़्यादातर फायदा जो हुआ है अधिकारी रैंकों को हुआ है, जवानों को कम लोगों को फायदा हुआ है या किसी को बिल्कुल फायदा ही नहीं हुआ है। कई रैंक ऐसी हैं जिनको ओआरओपी में नुकसान हुआ है, उनकी पेंशन ओआरओपी में कम हो गई है। तो ऐसी ओआरओपी लागू की गई है जिसमें पेंशन ही कम हो गई है। तो समझ सकते हैं कि ओआरओपी से नुकसान हुआ है और कितना बड़ा नुकसान हुआ है आप खुद समझ सकते हैं। ओआरओपी की पेंशन जो है ये जवान जैसियों को बराबर मिलनी चाहिए, अधिकारियों के वाला फार्मूला लागू होना चाहिए, ऐसा पूर्व सैनिक संगठन मांग कर रहे हैं। और उनका कहना है हमारी पेंशन मिनिमम मैक्सिमम के एवरेज से नहीं, मैक्सिमम से निर्धारित की जानी चाहिए। ये थी जानकारी। थैंक यू। जय हिंद।
कर्मचारियों को डबल गिफ्ट, महंगाई भत्ता बढ़ा, 3 महीने का एरियर बोनस का लाभ, आदेश जारी, जल्द खाते में बढ़कर आएगी सैलरी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ के बाद अब उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने दीपावली से ठीक पहले अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है, जिसके बाद डीए 50% से बढ़ाकर 53% पहुंच गया है। आदेश के अनुसार बढ़ा हुआ डीए राज्य सरकार के सभी नियमित, पूर्णकालिक और यूजीसी से जुड़े अधिकारियों को मिलेगा। नई दरें 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी। ऐसे में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक का एरियर का भुगतान नकद में किया जाएगा। 1 अक्टूबर से भत्ता वेतन में जोड़ दिया जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य और कुछ अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे, उनके लिए अलग से आदेश जारी होंगे। इन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस का लाभ। वर्ष 2023 से 24 के लिए राज्य के गैर राजपत्रित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भारत सरकार के आदेशानुसार 30 दिनों का बोनस अधिकतम 7,000 रुपये तक की सीमा में दिया जाएगा। जो 31 मार्च 2024 को सेवा में थे और जिन्होंने कम से कम 6 महीने की सतत सेवा की हो। 6 माह से 1 साल तक की सेवा के लिए कर्मचारियों को उनके सेवा अनुपात के हिसाब से। अस्थायी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जिन्होंने पिछले 3 सालों में हर साल कम से कम 240 दिन कार्य किया हो, को भी बोनस मिलेगा। विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक मामले में दोषी पाए जाने पर कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलेगा। हालांकि निलंबन के बाद बहाल हो चुके कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर निकायों के कर्मचारियों का बोनस उनका निकाय खुद वहन करेगा और इसमें सरकार की ओर से कोई अनुदान नहीं मिलेगा। यूजेवीएनएल उपनकर्मियों के भत्तों में वृद्धि। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यूजेवीएनएल के उपनल कर्मचारियों को दिवाली पर विशेष ऊर्जा भत्ते और रात्रिपाली भत्ते में बढ़ोतरी हुई है। यूजेवीएनएल के अकुशल कार्मिकों को 800 रुपये, अर्धकुशल को 950 रुपये, कुशल को 1,100 रुपये और उच्च कुशल को 1,350 रुपये प्रतिमाह विशेष ऊर्जा भत्ता मिलेगा। परिचालकीय कर्मचारियों में तृतीय श्रेणी को 800 रुपये प्रतिमाह रात्रिपाली भत्ता लेकिन अनुपस्थित पर 100 रुपये प्रति पाली के हिसाब कटेंगे। चतुर्थ श्रेणी के को 500 रुपये प्रतिमाह रात्रिपाली भत्ता लेकिन अनुपस्थित पर 60 रुपये प्रति पाली के हिसाब से कटेंगे। 18 महीने के डीए एरियर का प्रस्ताव पास। 1 करोड़ कर्मचारियों की मौज मिलेंगे 2,30,000 रुपये। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से प्रतीक्षित 18 महीने के महंगाई भत्ते के एरियर का प्रस्ताव आखिरकार सरकार के सामने रखा गया है। कोविड-19 महामारी के चलते जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए डीए और डीआर का भुगतान अब संभव हो सकता है। महंगाई भत्ता की गणना में बदलाव। केंद्रीय कर्मचारियों को साल की दूसरी छमाही के महंगाई भत्ते का बेसब्री से इंतजार है। अनुमान है कि सितंबर 2024 में उन्हें डीए में बढ़ोतरी की खुशखबरी मिल सकती है। वर्तमान में कर्मचारियों को 50% डीए का लाभ मिल रहा है, जो जुलाई 2024 से 0 से गणना शुरू होने पर उनके मूल वेतन में शामिल हो जाएगा। इससे सैलरी में बम्पर वृद्धि होगी। उदाहरण के तौर पर, जिन कर्मचारियों की मौजूदा मूल वेतन 8,000 रुपये है, उनकी सैलरी बढ़कर 17,000 रुपये हो जाएगी। राज्य सरकारों की पहल। कुछ राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए भत्तों की घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने भी छठे वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए 18 महीने का लंबित डीए एरियर देने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया। भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने केंद्र सरकार से 18 महीने का डीए एरियर जारी करने का आग्रह किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, महामारी और आर्थिक समस्याओं के कारण 2020 से 21 के लिए डीए और डीआर की 3 किस्तों को रोक दिया गया था। अब जब देश की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है, तो सरकार को 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान करना चाहिए। प्रधानमंत्री को पत्र। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को परेशान कर रहे प्रमुख मुद्दों की ओर ध्यान दिलाना मेरा कर्तव्य है।
अगर सरकार 18 महीने के लिए एरियर के प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो कर्मचारियों को वेतन में बड़ी रकम मिल सकती है। अगला बजट और संभावित लाभ। नई केंद्र सरकार जुलाई में अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने वाली है। इस बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा हो सकता है, जिससे उनकी बेसिक सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में कर्मचारियों को 50% टीए का फायदा मिल रहा है, जो बढ़कर 54% हो सकता है। अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये है तो 4% टीए के हिसाब से 800 रुपये प्रति महीना की बढ़ोतरी होगी, जिससे सालाना 9,600 रुपये का इजाफा होगा। फिटमेंट फैक्टर में इजाफा। इसके अलावा मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर में भी तगड़ा इजाफा कर सकती है। वर्तमान समय में कर्मचारियों को 2.60 गुना फिटमेंट फैक्टर का लाभ मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 3.0 गुना किया जा सकता है। ईपीएफओ पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर, न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 9,000 रुपये करने की तैयारी में सरकार। ईपीएफओ के लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि सरकार न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाने की योजना पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार श्रम मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें यह फैसला लिया जा सकता है कि वर्तमान में 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया जाए। पेंशन भोगियों की लंबे समय से मांग। पेंशन भोगी लंबे समय से इस पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में ईपीएस 95 योजना के तहत कई पेंशनर्स को केवल 1,000 रुपये मासिक जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। मार्च 2021 में संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने भी न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की सिफारिश की थी, लेकिन पेंशन भोगियों का मानना है कि उन्हें 9,000 रुपये तक की पेंशन मिलनी चाहिए ताकि वे इस योजना का सही मायने में लाभ उठा सके। बैठक में चर्चा होने वाले महत्वपूर्ण मुद्दे। इस महत्वपूर्ण बैठक में 2 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। एक, न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी। पेंशन भोगियों की मांग के अनुसार न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपये करने पर विचार किया जाएगा। 2, नई वेतन संहिता का कार्यान्वयन। इस बैठक में नई वेतन संहिता के कार्यान्वयन पर भी चर्चा की जाएगी, जिससे कई कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव आ सकता है। पेंशन की गणना पर भी विचार। एक अन्य सुझाव यह भी है कि पेंशन को कर्मचारी के सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के अंतिम वेतन के आधार पर तय किया जाए। इस सुझाव पर भी श्रम मंत्रालय की बैठक में विचार किया जाएगा। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो यह पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। पेंशन भोगियों के लिए राहत की उम्मीद। यह प्रस्ताव उन लाखों पेंशन भोगियों के लिए राहत की खबर ला सकता है जो अपनी पेंशन पर निर्भर हैं। इस पेंशन वृद्धि से उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। अब देखना होगा कि श्रम मंत्रालय की बैठक में इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। सरकार के इस कदम से पेंशन भोगियों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी, लेकिन अब देखना होगा कि इस योजना को कितनी जल्दी लागू किया जाता है और इसका असर कितने लोगों तक पहुंचता है।